हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसके आगे का पार्ट देखेंगे। और हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके हमने दो फैक्टर्स देखे, एक जेनेटिक वेरिएशन और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए, दैट इज आइसोलेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही यूजुअल रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब तक अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया तो प्लीज उनको भी इस चैनल के बारे में बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लो। आइसोलेशन मीन्स सेपरेटिंग। किसी भी दो अलग अलग चीजों को जब हम एक दूसरे से सेपरेट करके रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेट करके रख देना। जैसे अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी उस हिसाब से क्या बोला गया है कि अच्छा ये इंसान बीमार है तो इसको आइसोलेट करके रख दो। आइसोलेट करके रख दो मतलब उसको अलग से सेपरेट करके रख दो ताकि उस इंसान का इन्फेक्शन दूसरे इंसान तक स्प्रेड ना हो सके अगर वो कंटेजियस डिजीज है तो उसी तरीके से आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट कर देना। अब हमको इवोल्यूशन में आइसोलेशन का क्या यूज होगा? यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। सो इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, चेंजेस, वेरिएशन, न्यू वेराइटी। न्यू वेराइटी कब बनेगी? जब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स अपनी स्पीशीज को छोड़कर किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स होंगे। अगर एक ही फैमिली के एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमको नया वेराइटी कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर नया वेराइटी चाहिए तो हमको न्यू इंडिविजुअल के साथ रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, तभी न्यू जीन पूल मिलेगा और न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर आप एक ही फैमिली में गोल गोल घूम के भाई बहन की शादी करवाएंगे या रिलेटिव्स की या कजन्स की शादी करवाएंगे तो नया इंडिविजुअल या नया जीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही नहीं। इनकी फैमिली में जो जीन्स है वही जीन्स बार बार देखने को मिलेंगे। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उस फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हर जनरेशन में कंटिन्यू होगा। लेकिन जब उस फैमिली का कोई इंडिविजुअल किसी नई फैमिली के साथ इंटरैक्ट करता है, किसी नई फैमिली के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस ऑफस्प्रिंग में इस फैमिली के कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे और न्यू फैमिली के कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे जिनसे हमको न्यू स्पीशीज या न्यू वैरायटी देखने को मिल सकती है और इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इवोल्यूशन। सो आइसोलेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड हाउ, लेट अस सी। सो अब देखो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। Isolation is the separation of the population of a particular species into smaller units which prevents interbreeding between them। मतलब क्या बोला जा रहा है इधर पे? पहले तो आइसोलेशन का मीनिंग बताया है। आइसोलेशन इज द सेपरेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? अलग करना, सेपरेट करना। सो आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम किसी एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम अगर एनिमल की एक स्पीशीज के पॉपुलेशन को उसमें से मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग कर दें, समझो हम राइनोसॉरस की बात कर रहे हैं, अभी तो राइनोसॉरस है नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो अगर हम राइनोसॉरस की बात कर रहे हैं या टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर की जो पर्टिकुलर स्पीशीज है, व्हाइट टाइगर होते हैं, ब्लैक टाइगर होते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। सो अगर हम मतलब किसी भी एनिमल की स्पीशीज की अगर बात करें तो उसके पॉपुलेशन में से जब हम मेल्स और फीमेल्स को सेपरेट कर देंगे, जब हम पॉपुलेशन को आपस में सेपरेट कर देंगे तो वो लोग आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? वो लोग इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और जब वो दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे तो हमको नया वेराइटी देखने को मिलेगा, न्यू जीन पूल देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? सो आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, ये वर्ड याद रखो। केमिस्ट्री में भी ये वर्ड आएगा, बायो में तो है ही, फिजिक्स में भी ये वर्ड आ सकता है। सो आइसोलेशन करना मतलब सेपरेट करना। अब यहाँ पर हम किसको सेपरेट कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में जब हम इस पॉपुलेशन को सेपरेट कर देते हैं, कुछ एनिमल्स को यहाँ भेज दिया, कुछ एनिमल्स को कहीं और, कुछ एनिमल्स को कहीं और, मतलब बेसिकली हमने एक पॉपुलेशन के ग्रुप को सेपरेट कर दिया, छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। Some barrier
नहीं, विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। तो इससे क्या होगा, जब आप एक ग्रुप के पॉपुलेशन को, समझो यहाँ पर 100 एनिमल्स थे, इस पर्टिकुलर एरिया में 100 एनिमल्स थे, मैंने इन एनिमल्स को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 एनिमल्स यहाँ, 25 एनिमल्स यहाँ, 25 एनिमल्स यहाँ, 25 एनिमल्स यहाँ। तो अब इससे क्या होगा, ये लोग टोटली डिफरेंट जोन में रह रहे हैं, टोटली डिफरेंट लोकेशन में रह रहे हैं, तो उसके वजह से इनका जो ब्रीडिंग है, आपस में अब ये ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, आपस में इनका इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये एनिमल्स कहीं और है और ये एनिमल्स कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है। सारे एनिमल्स मैंने अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, ताकि इनके बीच में इंटरब्रीडिंग ना हो सके। मुझे क्यों इंटरब्रीडिंग नहीं होने देनी है, क्योंकि अब मुझे कुछ नया वैरायटी देखना है, मुझे सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं देखना है, मुझे कुछ न्यू जीन वेरिएशंस देखना है। समझ में आ रही है बात? सो हमने क्या किया, आइसोलेशन कर दिया। अब आगे देखो क्या बताया गया है। Some barrier which prevents gene flow or exchange of genes between isolated populations is called isolating mechanism। फिर से पढ़ती हूँ ये सेंटेंस का मीनिंग। Some barriers which prevents gene flow or exchange of genes between isolated populations is called isolating mechanism। मतलब समझो कि हमने इन isolated animals को अलग अलग जो कर दिया है, इन animals को हमने अलग अलग लोकेशन पे सेंड कर दिया है। अब इनके मतलब अलग अलग करने के बावजूद भी अगर ये न्यू वैरायटी नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। आगे पढ़ते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर ऑपरेटेड इन नेचर एंड देयरफॉर डाइवर्जेंस एंड स्पीसिएशन में अकर। मतलब देखो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, ये सारे स्पीशीज जब एक साथ थे तो ये लोग आपस में ही रिप्रोड्यूस करते थे और इनके जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते थे, सेम ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? सेम ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन अब मुझे कुछ डिफरेंट देखना है, मुझे कुछ डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स देखना है। तो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स कब देखने को मिलेंगे? डिफरेंट जीन पूल कब देखने को मिलेगा? जब ये एनिमल किसी बाहर के एनिमल्स के साथ, किसी दूसरे एनिमल के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, तब मुझे कुछ नया वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो नेचर में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो स्पीसिएशन या डाइवर्जेंस के लिए मदद करते हैं। देखो ये 2 वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ के लो। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? चेंज, डाइवर्ट करना। देखो ऐसा बोलते हैं ना कि अरे इसको डाइवर्ट कर, डाइवर्ट कर मतलब इसका ध्यान भटका। तो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? चेंज करना। स्पीसिएशन मतलब क्या होता है? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन। स्पीसिएशन मतलब क्या होता है? न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। सो न्यू स्पीशीज कैसे मिलेंगी? जब ओल्ड स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस करेंगी तो हमको न्यू स्पीशीज मिलेंगी। जब ओल्ड स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज के साथ या किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस करेंगी तो हमको स्पीसिएशन मिलेगा। और ये हमको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आर्टिफिशियली या मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर में भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके वजह से इवोल्यूशन चल रहा है, जिसके वजह से हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। बिकॉज इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट इन नेचर, प्रोग्रेस इन नेचर। ओके, लेट्स सी। All right, so nature of isolating mechanisms are operated in nature, number of isolating mechanisms and therefore divergence and speciation may occur। मतलब नेचर के मैकेनिज्म्स के वजह से भी हमको स्पीसिएशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली हमको यहाँ पर 2 नेचुरल मैकेनिज्म बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 2 नेचुरल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स बताए गए हैं। कौन से 2 हैं वो? एक है जोग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कौन से 2 आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो मैं आपको बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आइसोलेशन क्यों करवाना है, क्योंकि न्यू स्पीशीज चाहिए। बिकॉज चैप्टर का नाम ही है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब बदलाव, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। न्यू स्पीशीज कब बनेगी? जब 2 अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तब न्यू स्पीशीज बनेगी। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में, या इसको आप जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी बोल सकते हो। सो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या? जब 2 अलग अलग लोकेशन के वजह से या 2 अलग अलग एरिया के वजह से कुछ नया स्पीशीज फॉर्म होता है। नहीं समझा? पढ़ते हैं तो समझेगा। Geographical isolation, it is also called as physical isolation। Geographical isolation को हम क्या बोलते हैं? Physical isolation। मतलब एक एनिमल इंडिया में है तो दूसरा एनिमल अफ्रीका में है, जोग्राफिकली अलग अलग जगह पर है दोनों। So physical isolation। It occurs when an original population is divided into 2 or more groups by geographical barriers such as river, ocean,
माउंटेन, ग्लेशियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब बेसिकली क्या बोला गया है कि जब किसी पर्टिकुलर टाइप के एनिमल स्पीशीज का लोकेशन चेंज कर देते हो आप, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हो, आधे एनिमल्स इस साइड आधे एनिमल्स उस साइड, दोनों के बीच में माउंटेन आ गया है या रिवर आ गई है या कुछ भी आ गया है, ग्लेशियर आ गया है, लेकिन दोनों स्पीशीज तो अलग अलग हो गए ना, बिछड़ गए दोनों, तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब लैंड के वजह से, ज्योग्राफी के वजह से, मतलब फिजिकल डिस्टेंस के वजह से दो स्पीशीज अलग अलग हो गई हैं। क्या बोला मैंने? फिजिकल डिस्टेंस के वजह से जब एनिमल पॉपुलेशन या जो भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है वो सेपरेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। These barriers prevent interbreeding between isolated groups। तो इससे क्या होगा, अभी एक एनिमल इधर है और एक एनिमल दूसरे साइड है, तो इससे इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। अब देखो, समझो कि जैसे कि एक एनिमल यहाँ पर है और एक एनिमल यहाँ पर है और बीच में इनके डिस्टेंस है, समझो बीच में कोई माउंटेन है या बीच में कोई रिवर है। अब ये एनिमल इसके साथ तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये एनिमल अपना पार्टनर यहाँ ढूंढेगा और ये एनिमल अपना पार्टनर इस साइड ढूंढेगा, करेक्ट है ना? तो ये एनिमल जब नए पार्टनर के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे तो अब हमको जो स्पीशीज मिलेगी वो स्पीशीज कैसी होगी? न्यू स्पीशीज होगी। मतलब ये और ये ओरिजिनल एनिमल है और ये कोई दूसरा नया एनिमल है। ये दोनों जब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमको यहाँ पर न्यू वेराइटी या न्यू स्पीशीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेंगे? हमको यहाँ पर न्यू स्पीशीज देखने को मिलेंगे और इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जिसके वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं होता है। मतलब सेम स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ नया रिप्रोडक्शन होता है। ओके, The separated groups are exposed to different kind of environmental factors and they acquire new traits by mutations। मतलब देखो, हमने यहाँ पर ये ओरिजिनल एनिमल्स को सेपरेट कर दिया तो इनका एनवायरनमेंट बदल गया। समझो एक नॉर्थ पोल में रहता है, एक साउथ पोल में रहता है, तो अब उनको नया क्लाइमेट, नया एनवायरनमेंट, नया टेम्परेचर, नए एटमॉस्फेयर की आदत लग जाएगी, जिसके वजह से उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, मतलब तुरंत नहीं, एक दिन के अंदर ये चेंजेस नहीं होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, उनके जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, उनकी जो पीढ़ी होगी, उनमें हमको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? म्यूटेशन। मतलब जब आप किसी एनिमल का लोकेशन चेंज कर देते हो, कोई एनिमल पहले नॉर्थ पोल में रहता था, उसको तुम अचानक से साउथ पोल में लेके चले गए, तो सडनली वो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या हो सकता है धीरे धीरे करके वो न्यू एनवायरनमेंट को यूज टू हो जाए। तो जब वो न्यू एनवायरनमेंट को लेकर यूज टू होगा तो उसके अंदर हमको जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? जेनेटिक म्यूटेशंस। तो इसका मतलब उसका जो ओरिजिनल जेनेटिक स्ट्रक्चर था उससे अगर मैं कंपेयर करूं न्यू जेनेटिक स्ट्रक्चर को, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि दोनों का लोकेशन हमने चेंज कर दिया। समझ में आया यहाँ तक बात? पक्का? ऑल राइट, ओके। सो आगे देखो क्या बताया गया है। The separated populations develop distinct gene pool and they do not interbreed। तो जब आप ऐसे दो पॉपुलेशन को सेपरेट कर देते हो तो म्यूटेशंस की वजह से उनके अंदर हमको नया जीन पूल देखने को मिलता है और ये दो पॉपुलेशन आपस में ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ओके, Thus new species have been formed by geographical isolation। और इसके वजह से जब ये न्यू स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमको नया वैरायटी देखने को मिलेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे और इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। जिसका एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया गया है डार्विन के फिंचेस के बारे में। मतलब फिंचेस करके एक बर्ड स्पीशीज है, फिंचेस करके एक बर्ड स्पीशीज है जिनके स्टडी डार्विन ने की थी। उन्होंने क्या हमको बताया कि फिंचेस जब पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते थे, मतलब पहले बिफोर फिंचेस जहां पर रहते थे वहाँ की सीड्स बहुत बड़ी हुआ करती थी। क्या होती थी? वहाँ की सीड्स बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो ये जो बर्ड्स थे, इनकी जो चोंच होती है, जो बीक होती है, उस बीक की साइज बड़ी होती थी क्योंकि उनको बड़े बड़े सीड खाने होते थे। लेकिन जब इसमें से कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट हो गया, मतलब कुछ पॉपुलेशन को जब आइसोलेट कर दिया गया, कुछ बर्ड्स को, ये जो बर्ड्स हैं पहले इनकी बीक बड़ी हुआ करती थी क्योंकि इनको बड़े बड़े सीड खाने होते थे। लेकिन जब इन बर्ड्स को कुछ स्पीशीज, मतलब कुछ पॉपुलेशन को जब हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मतलब कुछ नई जगह पर जब हम उनको लेकर चले गए, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से वहाँ का सीड का साइज जो था वो छोटा था। पहले के कंपैरिजन में न्यू जगह का जो सीड्स था उसका साइज छोटा छोटा था। अब साइज इतना छोटा छोटा है तो बड़े बीक का क्या काम? तो बड़ी बीक चेंज हो गई, मतलब
10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल में धीरे धीरे करके जो न्यू स्पीशीज़ बनी, वो न्यू स्पीशीज़ की अब बीक साइज़ कैसे देखने को मिलती थी, उनकी बीक साइज़ अब छोटी देखने को मिलती थी, क्योंकि छोटे सीड को खाने के लिए छोटी बीक साइज इज मोर देन इनफ। तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, मतलब जब पॉपुलेशन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। पहले उनकी बीक साइज़ बड़ी हुआ करती थी क्योंकि बड़े सीड खाने होते थे, बाद में उनकी बीक साइज़ छोटी हो गई क्योंकि उनको छोटी सीड्स खाने थे। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन मतलब आइसोलेशन हुआ, पहले का लोकेशन अलग था, बाद में का लोकेशन अलग था। तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं इसको हम? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। देखो, ये आइसोलेशन की पूरी पिक्चर का मतलब इधर पे कंक्लूजन क्या बताया जा रहा है कि कैसे भी करके आपको सेम स्पीशीज के बीच का रिप्रोडक्शन रोकना है, आपको न्यू स्पीशीज का रिप्रोडक्शन करवाना है, आपको इंटरब्रीडिंग होने से रोकना है, आपको न्यू ब्रीडिंग करानी है। तो देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन कब होता है? जब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस होता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज टोटली रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, करेक्ट? ओके। So reproductive isolation occurs due to change in genetic material, gene pool and structure of genital organs. ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है reproductive isolation। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका जीन पूल में कौन से जीन्स हैं और उसका जेनाइटल ऑर्गन्स कैसा है। ओके, ऑल राइट। इट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन। देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को समझने के लिए हमको इसके टाइप्स समझने पड़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस आर प्री-मेटिंग और प्री-जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड पोस्ट-मेटिंग और पोस्ट-जाइगोटिक बैरियर। मतलब जाइगोट बनने से पहले कुछ नेचर चेंज कर देता है जिसके वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं होता है, और जाइगोट बनने के बाद नेचर कुछ ऐसा कर देता है जिसके वजह से सेम स्पीशीज नहीं बनती है। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जब किसी 2 इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज के हैं उनके बीच में जब इंटरब्रीडिंग होती है तो नेचर अपना जादू दिखाता है। नेचर क्या करता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के 2 टाइप्स है, एक प्री मेटिंग और एक पोस्ट मेटिंग, मतलब बिफोर जाइगोट फॉर्मेशन एंड आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। तो जब इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन होता है या इंटरब्रीडिंग जब होता है तो नेचर क्या करता है, वो कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिसके वजह से 2 सेम स्पीशीज के बीच में जाइगोट डेवलप ही ना हो, या अगर डेवलप हो भी जाए तो वो मैच्योर ना हो, ऐसा कुछ तो वो कर देता है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जो 2 टाइप्स है, प्री मेटिंग मतलब बिफोर जाइगोट फॉर्मेशन एंड पोस्ट मेटिंग मतलब आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है। पहला है प्री मेटिंग, जिसको हम बोलते हैं प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, वर्ड में से जो टाइटल दिया है ना, उस टाइटल में से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। प्री मेटिंग बोला या प्री जाइगोटिक बोला, उधर ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि जाइगोट बन गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, पर इधर तो हम जाइगोट बनने ही नहीं दे रहे हैं। ओके, अब पहला कंडीशन क्या है प्री मेटिंग मैकेनिज्म का? हैबिटेट आइसोलेशन और इकोलॉजिकल आइसोलेशन। मतलब जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हैबिटेट मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ लिविंग, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिव करते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं उसको हम? हैबिटेट। Members of a population living in the same geographic region but occupy separate habitats so that potential mates do not meet। मतलब हमको क्या बोला गया है कि ऐसा कोई एनिमल का पॉपुलेशन जो सेम जगह पर रहता है, मतलब इमेजिन करो ये कोई जोग्राफिकल लैंड है। ओके, ये कोई जोग्राफिकल लैंड है और बहुत सारे ए वाले एनिमल्स है, बहुत सारे क्या है? ए वाले एनिमल्स है। अब ये एनिमल सेम स्पीशीज़ के हैं। ये क्या हैं? ये एनिमल सेम स्पीशीज़ के हैं, लेकिन इनका हैबिटेट अलग है। मतलब कुछ स्पीशीज़ को वाटर में रहना पसंद है तो कुछ स्पीशीज़ को लैंड पर रहना पसंद है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट हैबिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? रहने की जगह। तो जब सेम स्पीशीज़ के एनिमल पॉपुलेशन जो एक ही जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं लेकिन उनका हैबिटेट अलग अलग है,
कुछ एनिमल्स को वाटर में रहना पसंद है, कुछ एनिमल्स को लैंड पे रहना पसंद है। तो क्या कभी भी इनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा? नहीं। ये एनिमल्स पानी में कभी नहीं जाएंगे और पानी वाले एनिमल्स लैंड पे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपनी अपनी जगह पर ही रहना है। सो इसको हम बोलते हैं हैबिटेट आइसोलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? हैबिटेट आइसोलेशन। मतलब ज्योग्राफिकल लैंड सेम है, एनिमल का स्पीशीज भी सेम है, मतलब एक ही एरिया में एक ही जैसे एनिमल्स रह रहे हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स को पानी में रहना है, कुछ एनिमल्स को लैंड में, कुछ एनिमल्स को ट्री पे रहना है, कुछ एनिमल्स को लैंड पे। तो मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि उनका हैबिटेट डिफरेंट है, जिसके वजह से वो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेंगे तो सेम स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब ये एनिमल्स क्या करेंगे जो लैंड पे रहते हैं, ये इनको छोड़कर इनके साथ तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये बाकी के जो नए एनिमल्स हैं उनके साथ ये रिप्रोड्यूस करेंगे और हमको मिलेगा कोई नया स्पीशीज। उसी तरीके से ये एनिमल्स ये यहाँ पर तो कभी नहीं आएंगे, ये एनिमल्स यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये पानी के अंदर ही कोई नया स्पीशीज ढूंढेंगे, और उनके वजह से हमको जो नया स्पीशीज मिलेगा वो होगा वेरिएशन, इवोल्यूशन। समझ में आई आपको बात? तो इसको हम बोलते हैं हैबिटेट आइसोलेशन। मतलब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में सेम स्पीशीज होने के बावजूद भी उनके बीच में रिप्रोडक्शन ना होना, अलग स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन होना, ताकि जिससे हमको न्यू वैरायटी मिल सके और जिससे हमारा सब्जेक्ट वेरीफाई हो सके, दैट इज इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो है प्री मेटिंग आइसोलेशन का, दैट इज सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। लेट्स सी व्हाट इट इज। Members of a population living in the same geographic region but are sexually mature at different years or different times of the year। मतलब क्या बोला गया है कि सेम, वापस से सेम कंडीशन इमेजिन करो कि ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है और यहाँ पर एक ही साथ सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, मतलब सेम स्पीशीज का पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन इनका मेच्योरिटी टाइम अलग है। मतलब समझो कि ये ऑर्गेनिजम्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, या ये ऑर्गेनिजम्स समर के सीजन में अगर मैच्योर होते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स विंटर में मैच्योर होंगे। दोनों का मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग है, और अगर दोनों का मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा तो दोनों का रिप्रोडक्टिंग हार्मोन्स में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। तो अगर ये दोनों का मेच्योरिटी पीरियड अलग है, तो अगर ये लोग रिप्रोडक्शन करते भी हैं साथ में, तो दोनों में से कोई एक मेच्योर नहीं होगा, तो जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जब एनिमल्स मेच्योर होते हैं तभी उनके अंदर गैमेट बनता है, और जब गैमेट बनता है तभी जाइगोट बनता है। तो दोनों का मेच्योरिटी टाइम ही अलग है, मतलब ये कोई अलग अलग सीजन में या अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसके वजह से इनके बीच का रिप्रोडक्शन अगर होता भी है तो वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और ये है हमारा सीजनल आइसोलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल आइसोलेशन। मतलब डिफरेंट सीजन्स में मैच्योर होना। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट देखो, एथोलॉजिकल आइसोलेशन। व्हाट डज दिस मीन? ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट मेट। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ एनिमल्स का मेटिंग बिहेवियर अलग होता है और कुछ एनिमल्स का मेटिंग बिहेवियर अलग होता है। मतलब कुछ स्पीशीज़ में मेल्स पहला स्टेप उठाते हैं, कुछ स्पीशीज़ में फीमेल्स पहला स्टेप उठाते हैं। तो बिहेवियर अलग अलग होने के वजह से भी दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं, लेकिन मेल्स को फीमेल का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है या फीमेल को मेल का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग साथ में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और हमको यही तो चाहिए कि सेम स्पीशीज़ साथ में रिप्रोड्यूस ना करे, अलग अलग स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करे, जिससे वैरायटी मिले, जिससे इवोल्यूशन हो सके। सो दैट इज एथोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब बिहेवियर के वजह से रिप्रोडक्शन ना होना। नेक्स्ट इज मैकेनिकल आइसोलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय मैकेनिकल आइसोलेशन? Members of two population have difference in the structure of reproductive organs। ये तो totally different case है, मतलब this is really impossible। reproductive organs ही अगर compatible नहीं होंगे, मतलब जैसे organs होने चाहिए वैसे reproductive organs नहीं है, कुछ अलग ही reproductive organ है, तो reproduction होना possible नहीं है, और इस वजह से isolation हो जाता है। मतलब साथ में रह के भी क्या फ़ायदा अगर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही सेम नहीं है। वो रिप्रोडक्शन करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे अगर कंपैटिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है तो। समझ में आई बात? सो दिस इज मैकेनिकल आइसोलेशन। और हमारा यहाँ पर काम पूरा हो जाता है, क्योंकि हमको क्या करवाना था? हमको न्यू स्पीशीज़ के साथ रिप्रोडक्शन करवाना था, जिससे हमको इवोल्यूशन देखने को मिले। सो दिस वॉज योर फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दैट इज प्री मेटिंग आइसोलेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाएगा लेकिन जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा। समझ में आई बात? ओके, सो पोस्ट मेटिंग में तीन अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं।
फर्स्ट है गैमेट मोर्टेलिटी, सेकेंड है जाइगोट मोर्टेलिटी और थर्ड है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ, उधर पे लिखो डेथ। तो देखो गैमेट मोर्टेलिटी में क्या होता है, गैमेट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, गैमेट्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। ड्यू टू वन और द अदर रीजन इफ द यूनियन ऑफ द टू गैमेट्स डज नॉट अकर इन द गिवन टाइम इट रिजल्ट्स इन द गैमेट मोर्टेलिटी। अगर गैमेट्स का जो मैच्योर्ड पीरियड है, गैमेट्स का जो एकदम एक्टिव पीरियड है, अगर उसी टाइम पे उनका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर वो गैमेट्स मर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म जब वजाइना के अंदर एंटर करता है तो वो सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही एक्टिव रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और फीमेल का एग जब ओवरी से रिलीज होता है तो वो 72 आवर्स तक ही अलाइव रह सकता है, उसके बाद वो भी यूजलेस हो जाता है। तो इस दिए हुए टाइम के बीच में ही अगर ये गैमेट्स नहीं मिले तो जाइगोट नहीं बनेगा। टाइम से मिल गए मतलब दोनों का एक्टिव पीरियड जो है, अगर उतने पीरियड में ये दोनों गैमेट्स मिल गए तो जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर गैमेट्स का जो लिमिटेड टाइम है उस लिमिटेड टाइम में अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा एंड दैट इज नोन एज गैमेट मोर्टेलिटी। नेक्स्ट इज जाइगोट मोर्टेलिटी। अब इसमें क्या होगा, गैमेट्स मिल जाएंगे, फ्यूजन भी हो जाएगा, जाइगोट बन भी जाएगा, लेकिन वो जाइगोट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा। हियर एग इज फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म से, बट जाइगोट डाइज ड्यू टू वन और दी अदर रीजंस। किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या जोग्राफिकल स्ट्रेस के वजह से या एनवायरमेंटल स्ट्रेस के वजह से, किसी ना किसी कंडीशन के वजह से वो जाइगोट जो बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, वो जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाया और इसके वजह से हमको सेम ऑफस्प्रिंग नहीं देखने को मिलेगा और इसके वजह से आपको इंटरब्रीडिंग नहीं होती हुई दिखाई देगी। ओके, एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, हाइब्रिड्स डेवलप टू मैच्योरिटी बट बिकम स्टेराइल ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स को जब आप साथ में रिप्रोड्यूस कराते हो, देखो हमेशा ये एनिमल किसी और के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और ये एनिमल किसी और के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग आपको मिला है वो ऑफस्प्रिंग हेल्दी हो। मतलब आप एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ के साथ जब आप रिप्रोडक्शन कराते हो तो उसका ऑफस्प्रिंग जो आपको मिलता है वो ऑफस्प्रिंग ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो, वो यूजलेस ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है या जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए थे वो कैरेक्टर्स उसमें नहीं भी हो सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, जब डोंकी और हॉर्स, क्या बोला मैंने, गधा और घोड़ा, डोंकी और हॉर्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया जाता है, दोनों का स्पीशीज अलग अलग है। ओके, सो जब डोंकी और हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो उनके रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम बोलते हैं खच्चर या उसको हम बोलते हैं म्यूल। केदारनाथ मूवी में देखो बहुत सारे खच्चर के बारे में बताया गया है। ओके, मतलब माउंटेनियस जगह पर हैवी लोड्स कैरी करने के लिए म्यूल्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो म्यूल एक ऐसा स्पीशी है, एक ऐसा हाइब्रिड है जो डोंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, बट वो स्टेराइल होता है। मतलब म्यूल आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास गैमेट्स ही नहीं होते हैं। सो हाइब्रिड स्टेरिलिटी मीन्स हाइब्रिड्स डेवलप टू मैच्योरिटी बट बिकम स्टेराइल ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस। मतलब उनकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है, उनके अंदर डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, जिसके वजह से उनके प्रॉपर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं और मतलब प्रॉपर मियोसिस नहीं होता है। और जिसका एग्जाम्पल हमको दिया गया है, म्यूल इज एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड विच इज स्टेराइल। यहाँ पर दो अलग अलग जीनस के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, मतलब डोंकी एक अलग जीनस, हॉर्स एक अलग जीनस, इन दोनों के बीच में जब इंटरब्रीडिंग कराई गई तो म्यूल बना, पर ये म्यूल स्टेराइल निकला। स्टेराइल मतलब इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस किया है। आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, सारे वीडियोस विजिबल हैं। सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और आज का जो टॉपिक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ते वक्त और अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या समझने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से दो सेम स्पीशीज़ के बीच का रिप्रोडक्शन नहीं कराना है, न्यू स्पीशीज़ के साथ रिप्रोडक्शन कराना है ताकि इवोल्यूशन देखने को मिल सके। तो ये था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का थर्ड टॉपिक,
थर्ड फैक्टर दैट इज आइसोलेशन। हमने पहले कवर किया जेनेटिक वेरिएशन, फिर कवर किया नेचुरल सिलेक्शन और फिर हमने आज देखा आइसोलेशन। यहाँ पर आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आई होप आपको प्रीवियस सेशंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर हमने लिंक दी है। और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस देते हैं ताकि आपसे कुछ भी छूट ना जाए। सो मेक श्योर दैट यू लर्न प्रॉपर्ली, यू वॉच आवर वीडियोज प्रॉपर्ली एंड you share this video with your friends as much as possible. Keep studying, keep learning, keep supporting. Thank you. Stay tuned. See you soon. Bye bye.